आज हम लोग बात करेंगे गुप्ता एम्पायर का पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 कहने का मतलब है कि पार्ट 1 में मैंने गुप्ता एम्पायर की स्थापना, चंद्रगुप्त मौर्य, श्रीगुप्त के बारे में, यहाँ तक समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। भारत की नेपोलियन किसे कहा जाता है, B.F. स्मिथ ने किसे भारत की नेपोलियन कहा, नेपोलियन का मतलब क्या होता है, भारत में समुद्रगुप्त का योगदान कहा रहा, किस प्रकार हमारे धार्मिक और कल्चर को बढ़ाया गया, किस प्रकार स्थापत्य की कला के रूप में हम गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। तमाम बातों को हम लोग जान लिए हैं, देख लिए हैं कि क्वेश्चन बीपीएससी किस प्रकार पूछता है, और तमाम क्वेश्चन ऐसे भी पीवाईक्यू देख चुके हैं जो बीपीएससी ने पूछा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जिसको हम चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं इतिहास में। इसका इतिहास में इनको क्या जानते हैं, विक्रमादित्य, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय इसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसको इतिहास में विक्रमादित्य या विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को, ध्यान रखना। इसी का उपनाम है। पूछ देता है कि चंद्रगुप्त किस शासक को इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य या विक्रमादित्य कीजिए, विक्रमादित्य के नाम से किसको जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। चलिए, बहुत महान शासक हुआ, वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त, गुप्त काल का, गुप्ता एम्पायर का, गुप्ता एम्पायर का तो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, ध्यान रखना। इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत महान था, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को हम भारतीय इतिहास का संस्थापक मानते हैं, क्योंकि इसके गुप्ता एम्पायर का संस्थापक मानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इनके भी जीवन के बारे में, इनके विजय के बारे में, कलाकृति के बारे में बहुत सारे तमाम क्वेश्चन ऐसे बने हैं पहले, तो वही सब हमको देखना है। देखो, 375 ईसा पूर्व से लेकर 380 ईसा पूर्व के बीच, 350 ईस्वी में पिता समुद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर बैठा। कहा जाता है कि इस समय समुद्रगुप्त का पुत्र था, मैं को पढ़ा चुका हूँ पहले से, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बारे में कौन था, घटोत्कच था। घटोत्कच के बारे में पढ़ा चुका हूँ। इसका पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त। इसका पुत्र कौन था, समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त। इसका पुत्र कौन था, समुद्रगुप्त का ही पुत्र था, कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। क्रम आपको पता होना चाहिए। और चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था, 375 से 80 ईस्वी के बीच में यह समुद्रगुप्त के बाद सिंहासन पर बैठता है, इसका राज्याभिषेक होता है। करे विक्रमादित्य, क्या, तो विक्रमादित्य परमेश्वर, परम भट्टाकार प्रमुख उपाधि धारण करता है। और क्वेश्चन बनता है किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, किसने परम भट्टकार की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन ध्यान रखना आप। इसकी जो इसकी राजधानी कहाँ बनाता है, क्योंकि देखो जितने भी शासक हुए सब मगध पे हैं, ध्यान रखना। ये मगध का एम्पायर था, मगध का ही विस्तार था। इसी पर हर एक वंश से लेकर आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, आज गुप्ता एम्पायर पढ़ना। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य भी था, यहाँ पे गुप्ता एम्पायर भी है। इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना इसकी राजधानी थी, गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। कालखंड क्या था, लगभग 380 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है, कि इस टाइम चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसका शासनकाल था। बहुत महान शासक हुआ इतिहास में। प्रमुख विजय, इनका प्रभाव, करे शक विजय, करे कि पश्चिमी क्षत्रक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर मालवा, गुजरात पर अधिकार कर लिया। कौन था, पश्चिम का एक छत्रपक था, रुद्र सिंह तृतीय नाम था, उसको भी पराजित किया और यहाँ गुजरात पर अधिकार कर लिया। किसने अधिकार किया, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड ने अधिकार किया। कह रहे हैं कि नाग विजय, कुबेर नाग को हराकर उत्तर भारत में प्रभुत्व स्थापित किया। तीसरा, वैवाहिक नीति अपनाया। कह रहे कि कंदम और नाग राजकुमारियों से विवाह करके राजनीतिक गठजोड़ स्थापित किया। देखिए, उन लोग शासकों का मानना है ना कि देखो, जो राज्य अगर हम जिसको पराजित कर सकते हैं उसको पराजित करो, और जिसको हम पराजित करने में सक्षम नहीं है, वहाँ वैवाहिक संबंध स्थापित करो। अगर जहाँ पे हम जिसको हरा कर छीन सकते हैं उसको हरा कर छीन लो। मतलब साम्राज्य का विस्तार, जिस अरब सागर को बंगाल की खाड़ी तक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है।
इसलिए कहते हैं कि बहुत महान शासक। कला और संस्कृति गुप्त काल का स्वर्णयुग कहा जाता है। कला और संस्कृति के मामले में, स्थापत्य के मामले में, स्थापत्य के मामले में गुप्त काल का स्वर्णयुग कहा जाता है। देखो बहुत महान यहाँ इसकी गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो चंद्रगुप्त सेकंड, जो चंद्रगुप्त सेकंड था, ये महान क्यों है कि इसके यहाँ नवरत्न थे। नवरत्न कौन थे? नवरत्न। इतिहास के पन्नों में जहाँ भी नवरत्न है, बहुत बड़ा बड़ा विद्वान नवरत्न है। नवरत्न की पदवी सबको नहीं दी जाती। नवरत्न की पदवी सबको नहीं दी जाती। बहुत महान महान लोग। अब महानता में कौन था नवरत्न में? कालिदास, सबसे महान नवरत्न कालिदास। कि आज भी हम कालिदास की किताबें, कुमार संभवम, विज्ञान शाकुंतलम, सबके बारे में आप सुना होगा, मेघदूतम, ये सब रघुवंशम कालिदास की रचना है। आज इनके बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। अंग्रेज भी विज्ञान शाकुंतलम पढ़कर बहुत प्रभावित थे और इन्होंने, अंग्रेजों ने अंग्रेजी में अनुवाद कराया था इसको बहुत, इसलिए कालिदास को भुला नहीं सकते। अब अमर सिंह, एक अमर कोश, शब्द कोश का रचयिता है, अमर कोश का रचयिता अमर सिंह है। धन्वंतरी, आयुर्वेद के महान विद्वान थे धन्वंतरी। इनके बारे में आपको जानना चाहिए। कुछ देखो, कुछ नवरत्न थे, नवरत्न के बारे में, नवरत्न में जो 3 नवरत्न बहुत महत्वपूर्ण है, और लोग भी हैं जिनके बारे में हम देखेंगे, समझेंगे, पहले इनको ध्यान रखना। और नहीं तो किसी एक सेपरेट वीडियो में जब मैं लेखक को पुस्तक पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कुछ कैसे, किस रचना से किस पुस्तक आता है, वहाँ भी इसको नवरत्न के बारे में, इनके बारे में बता दूंगा। आगे देखते हैं। कला और स्थापत्य। अजंता की गुफाएं चित्रकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अजंता की गुफाएं, ये गुफाओं का निर्माण गुप्ता एम्पायर में होता है। लौह स्तंभ दिल्ली, धातु कला का जो अद्भुत नमूना है लौह स्तंभ मेहरौली में। कहाँ है मेहरौली? जहाँ पे आप लोग कब गए हो, शायद आप लोग ध्यान पे नहीं होगा। जो कुतुब मीनार है, जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, मेहरौली में। कहाँ है? मेहरौली में। वो कुतुब मीनार के जस्ट पास में लौह स्तंभ है। और लौह स्तंभ किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में निर्माण हुआ था। सांची का सारनाथ का जो बौद्ध कला है, बौद्ध स्तूप है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विकास हुआ। सब स्थापत्य कला है, गुप्ता एम्पायर का कला है, धन्वंतरी जैसे विद्वान शासक हुए, ध्यान रखना। अगर हम देख लेते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, देखो ग्रामीण सबसे ऊपरी व्यवस्था, सबसे निचली व्यवस्था क्या थी? तो कहते हैं महाराजा धीराज के कंट्रोल में था, केंद्रीय शासन था, मंत्री परिषद इसके अंदर थी। महाराजा धीराज कौन था? जिस मान लो चंद्रगुप्त द्वितीय, हम लोग अगर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, तो वही महाराजा धीराज था। सबसे केंद्रीय प्रशासन उसी के कंट्रोल में थी, सबसे केंद्रीय। उसके बाहर देखते हैं तो भुक्ति था। भुक्ति कौन था? तो प्रांतीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अपने पुत्रों को ये नियुक्त करते थे। कुमारगुप्त, जैसे चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र था कुमारगुप्त, इसको नियुक्त किया गया था। यही कुमारगुप्त है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय, यही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त, ध्यान रखना। इसके बाद से क्या था? तो ग्राम था, गांव का प्रशासन संभाल रही थी। इतनी बातें आपको ध्यान रखना चाहिए। इतना आप ध्यान रखोगे तो फिर आपका काम चल जाएगा। और कुमारगुप्त के बारे में बता दूं। कुमारगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र था। इतिहास के बहुत ही महान शासक हुआ। इसने अपने इतिहास में इसको याद किया जाता है नालंदा की स्थापना के लिए। वही नालंदा था जिससे जिससे बाहर से लोग आते थे पढ़ने के लिए। देखो एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, ध्यान रखना। चंद्रगुप्त एक बहुत महान शासक हुआ, नाम था उसका फायान। किसके, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि फायान किसके काल में भारत आया था पढ़ने के लिए? फायान एक चीन का एक यात्री था, और चीनी यात्री फायान किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। याद रखना फायान के बारे में इतना चीज़ आपको याद रखना है कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया। समझ लो, क्वेश्चन बन जाएगा, छूट जाएगा बेकार में। एक बात मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। एक चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। किस धर्म को? बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसका नाम था फाहियान। यह भारत आया था लगभग 399 ईस्वी में भारत आया था, और लगभग 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। 414, लगभग कितने साल हो गए? लगभग 15 साल तक भारत में रहा। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इतना क्वेश्चन ध्यान रखना।
नहीं तो क्वेश्चन बन जाएगा, आप बोलोगे सर पढ़ाए नहीं थे। देखो क्वेश्चन देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध विद्वान कौन था? कालिदास था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको पराजित किया था? शक छत्रपति। एक क्वेश्चन पूछता है कि आगे मैं पढ़ाऊंगा जब कुमारगुप्त के बारे में, और आपके कुमारगुप्त के बारे में, और समुद्रगुप्त का नाती था स्कंदगुप्त पढ़ाऊंगा, तो उसमें हुण का आक्रमण बताऊंगा। कुछ क्वेश्चन आता है वहां से ध्यान रखना, मैं आपको बता दूंगा कभी, अभी ध्यान रख लो। हुणों भारत में क्वेश्चन पूछता है, भारत में हुणों का आक्रमण, एक हुण थे भारत में, हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त ने इसको हुणों को पराजित कर दिया था भारत में। वहीं शकों को किसने पराजित किया था? जो शक छत्रपति थे, इसको किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। गुप्त काल में किस धातु की मुद्रा प्रचलित थी? तो सोना या दिनार। गुप्त काल में सोना या दिनार की मुद्रा काफी प्रचलित थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का पूरा नाम क्या था? विक्रमादित्य। इसको दूसरा नाम भी विक्रमादित्य था। करेक्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ध्यान रखना। देखो, किस विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का वर्णन करता है? यानी फाहियान। देखो अभी पता है, मुझे लगा क्वेश्चन नहीं है। फाहियान लिखता है, कहीं फाहियान लिखता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। आप लोग बोलोगे कि सर आप तो फाहियान लिखे हैं, कहीं फाहियान लिखे, तो कहीं इतिहास में कहीं फाहियान देखने को मिलता है, पुस्तकों में कहीं फाहियान देखने को मिलता है। दोनों चीज़ें वही हैं। चीनी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, इसने भारत में आकर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का वर्णन करता है, फाहियान करता है। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आता है, फाहियान सही है। इब्न बतूता और बाद में आता है, मध्यकाल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अलबरूनी के बारे में पढ़ेंगे। लौह स्तंभ कहाँ स्थित? मेहरौली, दिल्ली के मेहरौली में। कहाँ है? मेहरौली में, दिल्ली के मेहरौली में। आपको तो मीनार भी वहीं पर लौह स्तंभ है जिसके बारे में जिक्र हो रहा है। विशाल साम्राज्य का निर्माण, शकनाग विजय, वैवाहिक कूटनीतिक, चंद्रगुप्त द्वितीय का बहुत महत्वपूर्ण कार्य था, इसको ध्यान रखना। कालिदास जैसे नवरत्न इनके दरबार में थे। कालिदास जैसे नवरत्न, महान नवरत्न जिसमें कालिदास थे, सबसे महत्वपूर्ण कालिदास थे। इसमें अमर सिंह भी थे, अमर सिंह जिसने अमर कोश की रचना की। इसमें 12 महिर भी था, 12 महिर, जो बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक था, खगोल शास्त्री भी था। तो तमाम क्वेश्चन ऐसे अजंता की चित्रकला गुफाएं, स्वर्णकाल से प्रशासनिक सुव्यवस्थित 4 स्तरीय प्रशासन था। ध्यान रखना, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्वर्ण युग किसको माना जाता है? द्वितीय का काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। कहने का मतलब मुझे यही है कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको टीआरई आपको देना है, इतना आपको है कि आपको मन से तैयारी करना पड़ेगा। मैं जितना बता रहा हूँ उतना तो पढ़ना ही है। इसके अलावा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। आप पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चूज क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे, जैसे एक क्वेश्चन हो गया, इसके बारे में ए बी सी डी करके दिया है, इसमें चूज करना है, इसको कहते हैं एमसीक्यू। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन जो पहले के एग्जाम में पूछा गया है उसको कहते हैं पीवाईक्यू। तो दोनों देखिए, पहले के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया और नया क्वेश्चन क्या ट्रेंड का है, इसके हिसाब से काम कीजिए, फिर आपका हर चीज़ कंप्लीट होगा। और फिर एक वीडियो में मैं सोच रहा हूँ और आपको बना दूँ, जिसमें कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा दूँ, जिसमें मैं स्कंद गुप्त के बारे में मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपका गुप्ता एम्पायर कंप्लीट हो जाए। और गुप्ता एम्पायर के बारे में कुछ और जो चंद्रगुप्त का जो नवरत्न है, नवरत्न से क्वेश्चन बनता है। मैं सोच रहा हूँ कि नवरत्न को नौ रत्न को फिर से पढ़ा दूँ। चंद्रगुप्त का नवरत्न है, इनके 9 के लोगों के बारे में फिर से कुछ बातें बता दूँ, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनता है। मैं कुछ ऐसा चीज़ छोड़ के जाना नहीं चाहता हूँ कि बाद में क्वेश्चन बने और मुझे अफसोस हो। आपसे अगर मुझे अफसोस होगा, काश मैंने पढ़ा दिया होता, तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो अभ्यर्थी हैं, वो एक नंबर से और प्लस लाए होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।